हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी अब बिल्कुल जोरों शोरों से पढ़ाई में लग चुके हैं। आप सबके लिए वही इन्फॉर्मेशन एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि अंतिम प्रहार की सीरीज बिल्कुल फाइनल राउंड में है। कल से वो मोस्ट प्रोबेबली आज शाम से ही वो स्टार्ट हो जाएगी। क्वालिटी मैनेजमेंट की यूनिट 5 लेकर आ गया हूँ। जिन सब्जेक्ट के डिटेल वीडियोज़ नहीं है वो भी पैरेलल बन रहे हैं। आशा रहेगी कि एग्जाम से पहले सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड हो जाए। तो क्वालिटी मैनेजमेंट की 5th यूनिट अपन शुरू कर देते हैं। ऑलरेडी जिन्होंने बुक परचेज कर रखी है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने बुक परचेज नहीं करी और अभी भी आपको नोट्स नहीं मिल रहे ऑपरेशन मैनेजमेंट के, तो हमने 849 में पूरा कोर्स लॉन्च कर रखा है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये बुक परचेज कर सकते हैं। आइए फर्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ ISO 9000। अब देखिए ISO 9000 ISO की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज अपन देखने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर एक फंडा अपन क्लियर कर लेते हैं जिससे आगे वाले सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे। पहला एक फंडा ये है कि इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब कोई ना कोई ISO आपके नंबर्स के साथ में आने वाला है। और हर ISO स्टैंडर्ड का एक पर्टिकुलर मकसद होता है, एक एम होता है जिसके लिए वो बनाया जाता है। ये बनाए क्यों जाते हैं? क्वालिटी अश्योर करने के लिए पूरे वर्ल्ड में एक मुहिम चली गई कि भैया हम क्वालिटी के लिए वर्ल्ड का क्या पैरामीटर हम करें। तो जब पूरी वर्ल्ड की ये मुहिम चली तो इन्होंने ISO स्टैंडर्ड करके, ISO कंपनी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ISO कंपनी है, मतलब एक NGO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। वो ISO प्रोवाइड कराने का काम देती है कि 14,000 ले जाओ, 9,000 ले जाओ। अब जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता गया, जैसे जैसे उसके अंदर क्लॉज जुड़ते गए, वैसे वैसे स्टैंडर्ड्स के नंबर बदलते गए। तो ISO 9000 जैसे जैसे स्टैंडर्ड नंबर बड़ा होगा, समझ लेना कि वो और टफ होता है। और जितना अगर ISO 14,000 मिल गया या ISO 9000 मिल गया तो एक ग्लोबल लेवल पे आपकी कंपनी का एक रिकॉग्निशन हो जाता है। जैसे कि कोई कॉलेज कहता है हमको NAAC के द्वारा A+ ग्रेड दी गई है, तो एक ग्रेडिंग सिस्टम होता है। इससे एक तो बेनिफिट होता है, जो वर्ल्ड ट्रांजेक्शन होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है, या जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन IMF के द्वारा गवर्न ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनमें ISO स्टैंडर्ड आज तक का कंपलसरी कर दिया है, क्योंकि एक मिनिमम एश्योरेंस ऑफ द क्वालिटी होता है। बेसिकली ये क्वालिटी के लिए होता है कि इतने ये वाला प्रोडक्ट इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए या इतने एस्पेक्ट पे ये डिलीवर कर ही रहा है, ये ISO तभी देता है। ISO की खुद की टीम आती है, वो इंस्पेक्ट करती है, आपका प्रोडक्ट इंस्पेक्ट करती है और फिर वो आपको सर्टिफिकेट देके जाती है। क्लियर हो गया ये बात, है ना? तो एक बेसिकली इज अ ISO 9000 is a family of the quality management standard developed by the International Organization for Standardization. International Organization for Standardization ये ISO 9000 देती है, जो क्वालिटी मैनेजमेंट में देती है। अच्छा, 4-5 ही अपने ISO हैं, चारों पांचों मैं अभी दिखा दूंगा और एक क्वेश्चन उनमें से बनता है, तो सब अच्छे से याद कर लेना। इट्स प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द कंसिस्ट द क्वालिटी देयर प्रोडक्ट सर्विसेज इम्प्लीमेंट इफेक्टिवली क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि ये जो ISO है ये बेसिकली किस में डील कर रहा है? क्वालिटी मैनेजमेंट में डील कर रहा है। वैसे तो सारे स्टैंडर्ड क्वालिटी मैनेजमेंट में होते हैं, लेकिन स्पेशली जब स्टार्टिंग में ही था तो ISO इसके लिए डील कर रहा है। और इसमें कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग क्वालिटी, वैसे क्वालिटी की परिभाषा भी वही है, बट कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग क्वालिटी प्रोवाइड कराना ISO का एक मिनिमम स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फिक्स हो गया। और ये इसकी टीम के अफसर कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन से प्रोडक्ट हैं, इतने डिटेल में हमको नहीं जाना, क्योंकि हमारे कोर्स में भी नहीं है। जब ये ISO के ऊपर जब हम बुक राइटिंग में आते हैं तो केवल इसके ऊपर ही एक बुक हो जाती है ना, इस सर्टिफिकेट के ऊपर ही, कि इसमें इतने नॉर्म्स हैं, इतने क्वालिटी कंट्रोल है, इतने क्वालिटी चेक्स हैं, इतने क्वालिटी एस्पेक्ट हैं, आपकी टेस्टिंग है, इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल टेस्टिंग है, एक्सटर्नल टेस्टिंग है, तो सारी चीज़ें होती है। लेकिन अभी केवल इसके नटशेल में ये समझना है कि क्वालिटी फ्रेमवर्क के लिए ISO 9000 बनाया जाता है। तो कस्टमर सेंट्रिक फोकस्ड होता है। इसके अंदर पीपल का एंगेजमेंट होता है, यानी सब जने जानते हैं कौन सी चीज़ें बना रहे होते हैं, प्रोसेस पे अप्रोच होता है, इंप्रूवमेंट किया जाता है, एविडेंस बेस्ड डिसीजन होते हैं और रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। अब ISO 9000 का क्या बेनिफिट है? ट्रेड में बेनिफिट देता है, क्वालिटी इंप्रूव करता है, रिड्यूस वेस्ट करता है, कॉस्ट सेविंग होता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा, यानी किसी कंपनी को ISO सर्टिफिकेट मिल गया तो उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। और कंप्लायंसेस के लिए जरूरी है, जैसे मैंने आपको IMF और WTO के लिए बारे में बताया था, एक तरीका कंपलसरी सर्टिफिकेट है। अब ISO 9000 के बाद ISO 14001 आया।
क्या डिफरेंस है दोनों में सर्टिफिकेट ही है देखिए। लेकिन 14,001 जो था वो एनवायरमेंट कंसर्न के ऊपर था कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे जो कंपनी काम कर रही है, जो रीसाइकल रीयूज उसके ऊपर काम कर रही है, उसको 14,001 मतलब वो मिनिमम वेस्टेज के ऊपर काम करेगी, कार्बन एमिशन कम करेगी, वो सारी चीज़ें अगर कंपनी वर्कआउट करती है तो उसको 14,000, यानी दोनों सर्टिफिकेट एक ही कंपनी को मिल सकते हैं। 9,000 तो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए मिला, 14,001 उसको एनवायरमेंट एश्योरेंस के लिए मिला। तो ये इंटरनल स्टैंडर्ड्स है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है ना। एनवायरमेंट मैनेजमेंट का जो आपका सिस्टम है, अब एनवायरमेंट मैनेजमेंट का क्या सिस्टम है, रीयूज और रिसाइकल का सिस्टम है कि रिपेयर रीयूज रिसाइकल, आपका जो प्रोडक्ट है उसको रीयूज किया जा सके, एनवायरमेंट फ्रेंडली और रिसाइकल किया जा सके। तो एनवायरमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्लानिंग इसके अंदर रहती है कि कौन कौन से एनवायरमेंट का एस्पेक्ट को हमको ध्यान रखना है, वेस्टेज कम से कम कैसे करना है, और जो वेस्ट हो जाता है उसको वापस से रिसाइकल कैसे किया जा सकता है। ऑपरेशन प्रोसिकली में इंप्लीमेंट किया जाता है, चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शंस होते हैं, मैनेजमेंट रिव्यू। तो सारे के सारे नॉर्मल पॉइंट्स हैं। अब बेनिफिट यही है कि कंप्लायंसेस में होता है, कॉस्ट सेविंग होगा, वो बेनिफिट तो आपके सबके कॉमन रहने वाले हैं। अब यहाँ पर एनवायरनमेंट को कंप्लायंसेस के लिए जरूरी है, कंप्लायंसेस यानी लीगल कंप्लायंसेस, जैसे कि आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और आईएमएफ के कंप्लायंसेस है ना। एनवायरमेंटल वेस्टेज को कम करता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम होता है और रेपुटेशन बढ़ती है, ब्रांड बिल्डिंग होती है, कॉस्ट सेविंग होती है, गुडविल इंप्रूव होती है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। इसके बाद आ जाते हैं अपन ISO 22,000 यानी ISO 22,000। ये स्टैंडर्ड किसके लिए था, स्पेसिफिक फूड सेफ्टी के लिए। अब जो फूड सेफ्टी याद रखना, बस बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें एक लाइन की डेफिनेशन है इसकी, क्योंकि लॉ है, लॉ में जो है वो है, इसमें ना तो ज़्यादा हम कुछ ऐड कर सकते हैं ना कुछ माइनस कर सकते हैं। ISO जैसे 9,000 बना वो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए बना, 14,001 बना वो एनवायरनमेंट के लिए बना, तो 22,000 किसके लिए बना, ये फूड सेफ्टी के लिए बना। यानी फूड की एक पर्टिकुलर इन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिक आज जो चल रहा है, ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए, ऑर्गेनिक है ना, सब जने कहते हैं ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए, पर आप भूल जाते हैं आज से करीबन ज़्यादा नहीं 30 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो हर देश, अपना पूरा भारत देश जब हरित क्रांति से भी अगर थोड़ा सा और 50 साल पहले चल लेते हैं, हर जना ऑर्गेनिक खाते थे। तो पेस्टिसाइड्स मतलब ऑर्गेनिक का मतलब कि जो जिस पे कोई केमिकल का छिड़काव नहीं किया गया हो, इतना सा, जिसमें यूरिया DAP का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। पहले गोबर की खाद से ही सब में काम किया जाता, नीम की खली डाल के कीटनाशक का काम किया जाता था, छाछ डाल दी जाती थी है ना, गोबर की खाद में छाछ मिला के अगर उसका डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो काफ़ी फसल की पैदावार बढ़ती है। ये पुराना मतलब है, ठीक है। आपको चाहिए अगर घर पे भी कोई पत्ता वत्ता खराब हो रहा है, फूल पत्ते खराब हो रहे हो, तो छाछ का छिड़काव उसके ऊपर कर देना ठंड के टाइम में, मतलब या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट उसके ऊपर छिड़काव कर देना, गर्मियों में नहीं किया जाता। बाकी उससे आपके जितने भी कीटनाशक होते हैं वो ऐसे ही मर जाते हैं। हाँ, अब आपको बाजार से कोई केमिकल खरीद के लाना हो तो वो इसके अंदर नहीं आता। तो फूड सेफ्टी के अंदर ये वाली बात प्रॉमिस करी गई कि यहाँ पर ऑर्गेनिक फूड हो, एक मिनिमम क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड, एक मिनिमम प्रोसेस ऑफ द फूड। लेकिन क्योंकि फूड इंडस्ट्री भी ग्रोथ करी है, लाइक लेस के हो या पेप्सी हो, ये सारी ड्रिंकिंग फूड इंडस्ट्री में ही आती है। तो ये फूड सेफ्टी की पॉलिसीज इन्होंने प्रोवाइड करी। हैजार्डेस एंड क्रिटिकल कंपाउंड्स पॉइंट्स है ना, हजार्डस यानी कि कहाँ कहाँ चीज़ें वो ख़राब हो सकती हैं। पता चला कुछ खाया और वो आदमी बीमार हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन करा जाए, मैनेजमेंट सिस्टम किया जाए, एक तरह का हाइजीन प्रोग्राम इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए। हाइजीन का मतलब अब इसमें क्या है, करा जाए कि जब कंपनी में वर्कर काम कर रहे हो तो ग्लव्स पहने हुए हो, हेयर का वो क्लिप जो कैप आती है वो पहनी हुई हो, तो यही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो 22,000 भी वही सारे बेनिफिट लेता है, सस्टेनेबल ग्रोथ देता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, ब्रांड गुडविल बढ़ाता है ना, कंप्लायंसेस फॉलो करता है, सिक्योरिटी। अच्छा, ये बहुत सी बार कंपलसरी होता है फूड कंपनीज़ के लिए, है ना, जो फूड इंडस्ट्री शुरू कर रहा है। जैसे कि मैं टमाटो केचप की इंडस्ट्री शुरू करना चाहता हूँ। अच्छा, आप सबने किसान का टमाटो तो खाया ही होगा। एक इंटरेस्टिंग सी बात बता देता हूँ, किसान का टमाटो हिंदुस्तान यूनिलीवर बनाती है। पहली बात तो वो कंपनी इंडिया की नहीं, नाम केवल उसका इंडियन कंपनी है। वो कंपनी भारत से ही टमाटर लेती है, भारत की ही टेक्नोलॉजी यूज़ करती है और भारत में ही सेल करती है और बाहर भी सेल करती है। यानी उस कंपनी ने कुछ भी इंपोर्ट नहीं करा विदेश से यहाँ पर टमाटो केचप के प्लांट के लिए। यानी कि जितनी भी टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, जो भी थिंग रिक्वायर्ड है, वो टमाटो केचप के लिए हमारे भारत में ही सब कुछ मिल जाता है। लेकिन उनके पास केवल फंडिंग कैपिटल थी, थोड़ा विज़न था, तो उन्होंने कंपनी ग्रोथ कर ली। और आज जो टमाटर की चटनी हमारे यहाँ 2-3 दिन में ख़राब हो जाती है फ्रिज में, वो देखो 3-3 महीने 4-4 महीने की शेल्फ लाइफ।
जहर ही है बेसिकली, पर ठीक है चल रहा है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन 27,001 पे। अभी तक मैंने 20,000 22,000 आपको बता दिया, 14,001 बता दिया, 9,000 बता दिया, है ना। ये सारे अपन ने कवर अप कर लिए हैं, 14,001 है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन 27,001 पे। 27,001 किसके लिए बनाया था? बेसिकली दिस इज अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी यानी आईटी सेल के लिए बनाया गया। इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन एसेट्स बाय इम्प्लीमेंटिंग, यानी कि आप ये सर्टिफिकेट लोगे तो आपको आपके इंफॉर्मेशन जो है उसको एक क्वालिटी एस्पेक्ट से निकालना होगा, यानी कि उसका सर्वर आपके विद इन कंपनीज होना चाहिए, फायरवॉल का एक स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना चाहिए, एंटीवायरस का एक स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना चाहिए। कहाँ कहाँ क्वालिटी चेक से ये आईएसओ स्टैंडर्ड में बताया जाता है। तो सर होता क्या है, देखो आईएसओ का हर जो सर्टिफिकेट है, भले वो 14,001 लो या 27,001 लो, उनमें एक क्वालिटी चेक्स बना रखे हैं, उनमें एक पैरामीटर्स बना रखे हैं। अगर वो पैरामीटर्स कोई कंपनी फॉलो करती है तो उसको वो सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये 27,001 किसके लिए? इन्फॉर्मेशन डेटा सिक्योरिटी के लिए, यानी कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट अगर आपको करना है तो 27,001 आपको अगर ये कर देते हो तो 27,000 में मिल जाएगा। अब ये किन कंपनीज के लिए जरूरी है? जो क्लाउड कंप्यूटिंग का बिजनेस कर रही है, जो आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रही है, जो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के प्रोडक्ट का बिजनेस कर रही है, जो सर्विस इंडस्ट्री है, बेसिकली उनके लिए 27,001 एक तरीके का एश्योरेंस होती है कि हमारा डेटा आपके पास है। लाइक कि कोई इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ कंपनी है, 5 पैसा है, ग्रो है, तो उनके लिए इस तरीके का जरूरी है कि रिस्क असेसमेंट करते हैं, क्वालिटी चेक्स होती है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स होती है और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, यही सारी चीज़ें। और बेनिफिट में वही वापस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, है ना, कॉम्प्लायंस फुलफिलमेंट होगा। और याद रखना जो इसका फर्स्ट पॉइंट रहता है, लाइक कि ये इन्फॉर्मेशन के लिए तो एनहांस सिक्योरिटी कर रहा है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एनहांस कर रहा है, कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, रिस्क मैनेजमेंट हो रहा है और बिजनेस कंटिन्यूटी यानी इंप्रूव हो रही है, क्वालिटी उसका ग्रोथ हो रही है, सस्टेनेबल ग्रोथ मानी जा रही है, कॉस्ट सेविंग हो रही है, गुडविल बढ़ रही है। वही 4-5 पॉइंट हर के अंदर लिखना है, आएंगे भी 2-3 ही। हम नेक्स्ट आ जाते हैं OSS 18,001 और QS 9,000। OSS 18,000 ब्रिटिश स्टैंडर्ड है। आप देखिए वो तो था, वो अमेरिका में सिचुएटेड था, है ना। यहाँ पर ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड क्या है? सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। इट्स प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई, कंट्रोल एंड रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विद द हेल्थ एंड सेफ्टी। अब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग देश है, उन्होंने अपने अपने स्टैंडर्ड बना रखे। इंडिया तो बेसिकली ISI, इंडिया का भी ISI मार्का है और इंडियन स्टैंडर्ड भी और ISO भी फॉलो करता है। अब सर कौन सा किसको फॉलो करना चाहिए? तो ऐसा है जो जिस टेरिटरी में रह रहा हो या जिसको जिसमें ट्रेड करना हो वो फॉलो करता है। यदि मेरे को वर्ल्ड टेरिटरी में ट्रेड करना है तो मेरे को ISO फॉलो करना होगा। यदि मेरे को इंडियन टेरिटरी में ट्रेड ही करना है तो मेरे को ISI से काम हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपको जीवन में जाना कहाँ तक है। जितना ज़्यादा आप ब्रिटिश टेरिटरी में वो कह देंगे नहीं ISO नहीं मान रहे, हमको 18,000 OSS मानेंगे क्योंकि हमारे एसोसिएशन में आ रहा है। इसके की कंपोनेंट्स है कि आपकी कंपनी में हेल्थ एंड सेफ्टी की कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए, लाइक कि इतने वर्कर्स पे डॉक्टर्स अवेलेबल होना चाहिए, इतने वर्कर पे आपके वॉशरूम अवेलेबल होना चाहिए, कैंटीन अवेलेबल होना चाहिए, एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए। हैजार्डस में ये अगर कहीं पे कुछ लेबर ऐसे कंडीशन क्रिटिकल कंडीशन में काम करता है तो इतने सेफ्टी अप्लायंसेज उसके पास होने चाहिए। हैजार्डस पॉइंट्स का आइडेंटिफिकेशन होकर वहाँ पर आपको डैमेज कंट्रोल या एक पैनिक कंट्रोल टीम बनानी चाहिए जो उसको रेगुलर मॉनिटर करे। ट्रेनिंग होनी चाहिए, इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए और लीगल कंप्लायंसेस फॉलो करने चाहिए, है ना। तो और बेनिफिट वही है, बेनिफिट चेंज नहीं होने वाले क्योंकि किसी भी सर्टिफिकेट को लेने से क्या होता है, एक तो स्टैंडर्डाइजेशन होता है, रिस्क रिड्यूस होती है, आपको एक ब्रांड गुडविल इंप्रूव होती है, कॉस्ट कम होती है। कॉस्ट इसमें हमेशा बेनिफिट में कम ही लिखना, और नेगेटिव में लिख सकते हो एक्सपेंसिव है ना, क्योंकि हमेशा कोई भी स्टैंडर्ड आप मेंटेन करोगे तो एक अमाउंट आपको फिक्स कर देना होगा। जब भी आपको आपकी लाइफ में याद रखना, कभी कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन पे जाना है तो हमेशा पैसा देना होगा। आप कभी भी विदाउट क्वालिटी विदाउट अमाउंट आप कह सकते हो कि मेरे को स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट मिल जाए, ये ओनली फ्लोक होगा, है ना, कि आपको तुक्के में वो चीज़ मिल गई। ऐसा होता नहीं है। मतलब कोई भी कह दे कि आपको वो 21 दिन में पैसा डबल, तो ऐसी कोई स्कीम नहीं होती मार्केट में। याद रखिएगा, अगर वो ऐसा हो जाता है तो वो मात्र एक तुक्का है, वो मात्र आपका लक है जिसके ऊपर पूरी दुनिया खेल रही है, ड्रीम 11 पे टीम बना रही है और आगे अपने देश में कि हम तो ड्रीम 11 पे टीम बनाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ना ही है, लेकिन अगर
तुक्के के सहारे और इसके सहारे बैठे रहोगे तो फिर वो लाइफ में कहाँ तक पहुँचते हो वो आपका नसीब और किसका कहाँ है किसका कहाँ है। लेकिन जो मेहनत करेगा उसके सक्सेसफुल होने की परसेंटेज 95% है। 5% उसमें भी थोड़ा भाग्य का साथ चाहिए, लेकिन 95% है। लेकिन जो भाग्य के सहारे रहेगा वो केवल 1% ही है जो ग्रोथ सक्सेसफुल हो गया। यानी कि 1 लाख लोगों ने लॉटरी खरीदी, एक बच्चे की लग गई तो वो सक्सेसफुल हो गया। आपने कहा अरे लॉटरी का बिजनेस बहुत जोरदार, वो 1 साल तक लगा रहा था लॉटरी, ठीक है। तो बेनिफिट आपको याद रखना है। थोड़ा सा मैं टॉपिक से वेग हो गया, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी था आपको ये चीज़ें बताना कि एफर्ट करनी है अपन को। तो ये ओएसिस 18001 भी आपको समझ में आ गया दोनों उसके। हाँ, अब ये आ गया QS 9000। QS 9000 स्टैंडर्ड डेवलप बाय ऑटोमेटिव। ये जो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री होती है उसी के लिए ध्यान में रख के बनाया गया। जैसे कि फोर्ड कंपनी थी इनके पास, है ना, तो उनको ध्यान में रख के ये बनाया गया कि हमको इस सेक्टर को रिस्ट्रिक्ट करना है। जैसे अभी इंडियन गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए बिल लाने वाली है। ऑलरेडी हमारे यहाँ आईटी एक्ट चल रहा है, 2000 तक आ गया है, आईटी एक्ट 2000 चल रहा है, लेकिन अब और इसको इम्प्रूव करना चाहती है क्योंकि आईटी इंडस्ट्री एक नए एरा में पहुंच गई है। मतलब आज जो हो गया है वो सारी आईटी बेस्ड सॉल्यूशंस हो गए, है ना। तो आईटी इंडस्ट्री पे नकेल कसने के लिए इंडियन गवर्नमेंट, जैसे कि फेसबुक हो गई, ट्विटर हो गई, ये इनमें कुछ नकेल कसना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हो सकता है भ्रामक चीज़ें हो गई, क्योंकि एक्चुअल में वो पॉइंट हुआ ही नहीं था। लाइक कि अमित शाह जी ने, अमित शाह का एक डीप फेक से वीडियो बना के वायरल किया गया था बहुत सारे ग्रुप्स के द्वारा, और फिर बाद में उसमें सुप्रीम कोर्ट पे केस वेस हुआ ना, वो सारी चीज़ें अभी उसमें गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं। अब वो क्या हुआ, अगर वो फेसबुक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता कि हाँ भाई ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो वीडियो इतनी आसानी से वायरल नहीं होना चाहिए था क्योंकि उसकी विश्वसनीयता भी जांचनी चाहिए ना। ओरिजिनल वीडियो है या एआई जनरेटेड है। आजकल तो एआई ऐसा हो गया कि आप फोटो दे दीजिए और उससे वीडियो बना लीजिए, है ना। तो आप मेरी आवाज़ को कॉपी कर लीजिए और मेरी आवाज़ से कुछ भी बुलवा लीजिए। तो ये बेसिकली क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का ISI स्टैंडर्ड पड़ा। तो अपना यही ऑटोमेटिव जिस भी इंडस्ट्री पे कंपनी को लग रहा होता है या ग्रोथ ज़्यादा कर रही होती है, तो उसमें गवर्नमेंट कस्टमर के हितों को ध्यान में रखने के लिए उसके लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स करती है। तो ISO 9000 ऑटो इंडस्ट्री के लिए बेसिकली शुरू किया गया। कस्टमर फोकस था, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, सप्लाई डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस कि इतना टाइम चलना ही चाहिए, आपकी कार इतना टाइम चलनी चाहिए, क्लच गियर में इतनी गारंटी होनी चाहिए, वही सारी चीज़ें। क्वालिटी इंप्रूव होगी, गुडविल इंप्रूव होगी, लीगल कंप्लायंसेस फुल होंगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, वही सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है IQS, इंडियन क्वालिटी स्टैंडर्ड। अब ये इंडियन क्वालिटी, अभी तक तो अपन ने इंटरनेशनल पढ़े, अब आ जाते हैं अपन इंडियन में। इंडियन क्वालिटी स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS, विच इज़ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, याद रखना कि भारत में कौन डेवलप कर रहा है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है BIS है, जो वो इंडियन के क्वालिटी एश्योरेंस करने का काम उनका करता है। इसका क्या काम है कि एक बेसिकली सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना, एक स्टैंडर्डाइज करना, उसका क्वालिटी चेक करना, उसकी क्वालिटी कंट्रोल करना, एश्योर करना और कस्टमर को प्रोटेक्ट करना। यही सारी के सारा BIS का काम होता है जो इंडियन क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉलो करता है। अब तो मैंने वापस वही बात, मुझे कौन सा फॉलो करना है, जिस जगह आपको व्यापार करना है और जहाँ तक आप व्यापार करना चाहते हैं वो फॉलो करना है। अब इसमें जैसे 9001 आ गया, ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट आ गया। 14001 आ गया, ये तो ISO के अपन आ गए। IS 20001 भी अपन ने देख लिया, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर द फूड सेफ्टी, है ना। अब ये बेनिफिट क्या है, अगर बेनिफिट की बात करी जाए तो एक तो क्वालिटी एश्योरेंस होगा, कस्टमर फोकस होगा, कॉस्ट सेविंग होगी, गुडविल बिल्ड होगी, लीगल कंप्लायंसेस के लिए जरूरी है और मार्केट में एक्सेस करने के लिए जरूरी है। जैसे कि आज मार्केट में हमको सेल करने के लिए GST के नंबर की जरूरत है, हमको हमारे बुक को एक ISBN नंबर अलॉट करने की जरूरत है, उसी की तरह चीजें। अब नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वालिटी ऑडिट एंड द टाइप्स ऑफ द क्वालिटी ऑडिट। मैं इसे याद करा देता हूँ। क्वालिटी ऑडिट एक बेसिकली वेरिफिकेशन ऑफ योर क्वालिटी होता है कि जो आप क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, एश्योर्ड कर रहे हैं, वो क्वालिटी दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। तो एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का और स्पेसिफिक प्रोसेस का विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन।
स्पेसिफिक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है आपके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का या एक प्रोसेस का जो आप क्वालिटी एश्योर करने की बात कर रहे हैं। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव होता है, इसका बेसिकली एम होता है चेक करना कि आप जो पर्टिकुलर क्वालिटी है वो मीट कर रही है स्टैंडर्ड को कि नहीं कर रही है, उसी को क्वालिटी ऑडिट बोलते हैं। क्वालिटी ऑडिट 2 ही टाइप्स की होती है वैसे, बुक्स बहुत सारी बुक्स के अंदर, हमारी बुक के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स में दिए रखी है, लेकिन 2 ही होती है, एक इंटरनल ऑडिट और एक एक्सटर्नल ऑडिट। जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन हम ऑडिट करवा देते हैं वो इंटरनल ऑडिट, और जो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट करवाते हैं वो एक्सटर्नल ऑडिट। नेक्स्ट आ जाता है ऑडिट प्लानिंग, है ना। क्वालिटी ऑडिट के कुछ की कंपोनेंट्स है। की कंपोनेंट्स में पहले हमको प्लान करना होगा, फिर एग्जीक्यूट करना होगा और इसको मॉनिटर, यानी प्लान करना, हर 2 महीने बाद आपकी क्वालिटी ऑडिट होने वाली है, इन डिपार्टमेंट की हम ऑडिट करने वाले हैं। एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है, फिर उसकी एक रिपोर्ट बनती है, हमेशा याद रखना ऑडिट की एक रिपोर्ट बनती है जो ऑडिटर बनाता है और मैनेजमेंट के सामने प्रस्तुत करता है। अगर एक्सटर्नल है तो गवर्नमेंट के सामने भी करता है, और फिर उस पर करेक्टिव एक्शन लेने होते हैं कि भाई ये चीज़ें थी, हमने गलत पाई गई, या अगर सही पाई गई तो बहुत बढ़िया रिवॉर्ड मिलता है और फिर इसका फॉलोअप किया जाता है। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब टाइप्स ऑफ क्वालिटी ऑडिट देखिए, इंटरनल ऑडिट है, एक्सटर्नल ऑडिट है, ये 2 से आपका काम हो जाता है। लेकिन फिर भी ये सप्लायर ऑडिट है और प्रोसेस ऑडिट। अब ये थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है पॉइंट्स, एग्जामिनर राइटर ने बढ़ा दिया है जैसे हमारी टीम ने। अब सप्लायर ऑडिट क्या है कि हम सप्लायर्स की ऑडिट करते हैं, जहाँ से रॉ मटेरियल हम परचेस कर रहे हैं, हम उनकी भी जाके ऑडिट करेंगे, भैया जो रॉ मटेरियल दे रहे हो वो सही दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, कहीं कोई इसमें क्वालिटी डिफेक्ट तो है कि नहीं। और प्रोसेस, कोई स्पेसिफिक प्रोसेस हो सकता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो सकता है हमारा कोई पर्टिकुलर हमारी कंपनी के अंदर प्रोडक्शन का कोई प्रोसेस हो, उसको हम स्पेसिफिकली चेक कर रहे हैं तो वो क्वालिटी ऑडिट में आ जाता है। इसलिए मैंने कहा कि 2 ही तरीके की, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। खुद करें तो इंटरनल और बाहर से करवा ले तो एक्सटर्नल, थर्ड पार्टी करते हैं, कभी गवर्नमेंट भी कर देती है। क्वालिटी ऑडिट के बेनिफिट क्या है, एक तो एश्योर्ड हो जाते हैं हम क्वालिटी के लिए, एक कंप्लायंसेस के लिए जरूरी है क्योंकि गवर्नमेंट भी कहती है कि आपको एक क्वालिटी ऑडिट इतने टाइम में कराना है। रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प हो जाती है, एश्योरेंस हो जाता है और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वालिटी अवार्ड्स। अब ये क्वालिटी अवार्ड्स एक तरीके का सर्टिफिकेट के थोड़ा अपर रोल है। एक तो होता है सर्टिफिकेट, एक होता है आपको आज तक एनडीटीवी इंडिया सब पे दिखता, देश का नंबर 1 चैनल, देश का नंबर 1 चैनल, सारे जने यही चिल्ला रहे होते हैं देश का नंबर 1 चैनल, पर है कौन, उनको अवार्ड के थ्रू। क्वालिटी सर्टिफिकेट अलग है और क्वालिटी अवार्ड अलग है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन, आप कोई भी जो क्वालिटी एश्योरेंस की ऑर्गेनाइजेशन है, आप खुद को अवार्ड दे सकते हो, है ना, ऐसा कोई लीगल कंप्लायंसेस नहीं है। आनंद व्यास को अवार्ड दे सकता है, लेकिन ऐसा देना नहीं चाहिए। पर ऐसा अपन ने कांग्रेस में देखा था, अभी जस्ट कुछ समय पहले की बात है, मल्लिकार्जुन खड़गे और उनसे पहले कुछ एक जने और थे, और उससे पहले सोनिया गांधी उनकी चेयरपर्सन थी। तो सोनिया गांधी जी ने पहले अपनी चेयरपर्सनशिप छोड़ी, फिर चेयरपर्सनशिप ज्वाइन करी वापस से, यानी उन्होंने खुद को ही फिर से चेयरपर्सन नियुक्त करा। यानी कि अगर कोई रिपीटेटिव कार्यकाल आ रहा है तो उन्होंने खुद को ही नियुक्त करा। अब ये देखिएगा यहाँ पर ये डेमोक्रेटिक वे से थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्यों, क्योंकि खुद को ही खुद अवार्ड दे रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि जवाहरलाल नेहरू साहब ने खुद ने खुद को अवार्ड दिया था, इंदिरा गांधी जी ने खुद ने खुद को अवार्ड दिया था। अब जब हिस्ट्री देखोगे ना तो इसमें भारत रत्न, ये जो पद्म भूषण, ये पद्म विभूषण, देखना उनके जो अवार्ड्स जब दिए गए तब वो एज ए प्राइम मिनिस्टर यानी वर्किंग मेंबर्स थे, है ना। तो ये गलत है। जैसे कि आज मोदी साहब कहते हैं कि नहीं मैं खुद को अवार्ड दूंगा, भारत रत्न दूंगा, भाई देना चाहें तो वो लीगल कंप्लायंसेस सारे फुलफिल कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट इथिकली राइट, है ना। यहाँ पर बात इथिक की है, यहाँ पे बात मोरालिटी की है। यहाँ पर ये बात नहीं है क्या सही है क्या गलत है, लीगल वे के अंदर आप किया जा सकता है। तो क्वालिटी अवार्ड इज बेसिकली अवार्ड गिवन टू द एनी ऑर्गेनाइजेशन विच फुलफिल टू द पर्टिकुलर क्वालिटी। क्लियर हो गया। अब ये क्वालिटी अवार्ड्स जो है रिकॉग्निशन देता है, कौन दे सकता है, बेसिकली एक्सटर्नल पार्टीज देते हैं, जैसे अपन फिल्म इंडस्ट्री में देते हैं, फीफा के अवार्ड्स दे गए, है ना, आईफा अवार्ड्स, सॉरी फीफा तो वर्ल्ड कप आ गया, आईफा अवार्ड्स, है ना। तो क्वालिटी के अंदर क्या है, अब ये मैलकॉम बेल्ड्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड हो गया, यूरोपियन क्वालिटी अवार्ड हो गया, डेमिंग प्राइज़ हो गया, ये बेसिकली अवार्ड्स के नेम हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से दिया जाता है। जापान क्वालिटी अवार्ड हो गया, जो एक ओवरऑल डेवलप किया जाता है जिससे कि कंपनियों को प्रोत्साहन मिले कि वो भी अच्छा काम करें, और इससे जो एग्जिस्टिंग कंपनी है जिसने बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कराई है उसको भी रिकॉग्निशन प्रोवाइडेड हो। ठीक है, आगे आ जाते हैं। क्राइटेरिया क्या रहता है क्वालिटी अवार्ड्स का? क्राइटेरिया तो वही रहता है, क्वालिटी एश्योरेंस होगा, आपकी लीडरशिप क्वालिटी देखी जाएगी, आपका 6 सिग्मा देखा जाएगा, कस्टमर फोकस देखा जाएगा, प्रोसेस मैनेजमेंट देखा जाएगा, क्वालिटी ऑडिट्स देखी जाएगी, रिजल्ट देखे जाएंगे, यही सारी चीज़ें अपन देखेंगे। अब बेनिफिट क्या है, एक तो रिकॉग्निशन होगी,
लीगल कंप्लायंसेस का कोई बेनिफिट नहीं है इसमें, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है अपन को। बेंचमार्किंग हो गया कि हाँ ये पर्टिकुलर कंपनी से अलग निकलना है, एक बेंचमार्किंग हो गया, लर्निंग हो जाता है और मोटिवेशन का काम करता है कंपनीज के लिए। तो बेसिकली क्वालिटी अवार्ड्स देख लिया अपन ने, इसके अलावा क्वालिटी ऑडिट्स देख ली, इसके अलावा डिफरेंट ISO 9000 से लेकर 27000 तक हम पहुँच गए। आपको बहुत सारी चीज़ें इस 5 यूनिट के अंदर मैंने बहुत जल्दी कंप्लीट करा दी। फिर भी कहीं कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो फील फ्री टू कमेंट। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।